शुरू में 2 अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला, लेकिन तीसरे प्रयास में आपने सफलता हासिल करी। क्या गलतियां उस समय रही और ऐसा क्या आपने बदलाव किया? जो बेसिक नॉलेज डेप्थ ज़रूरी है प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, वो भी नहीं अवेलेबल थी उस समय। मेंस पे थोड़ी सी प्रो टिप्स। मेंस पे सर सबसे पहले मैं वो एस्पिरेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि ऐसा कुछ रूटीन था कि रोज मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है? मेंस के बीच में 90 डेज थे मेरे पास, उसमें ऐसा रहा है मेरा। मैं जब घर पे तैयारी कर रहा था तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ऐसा कंडीशन रहा था कि ऑन द स्पॉट हमें रात के रात मम्मी को तुरंत ले जाना पड़ा था। और आखिरी सवाल जो कि बहुत मायने रखता है हर एक स्टूडेंट के लिए, कि जो तो आप सभी का स्वागत है आज के फिर इस नए संघर्ष से सफलता पॉडकास्ट सीरीज के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं ऋषभ अवस्थी, जिन्होंने एमपीपीएससी 2024 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन लिया, और ना सिर्फ चयन लिया है, मध्य प्रदेश में रैंक 2 लेकर आए हैं। और बहुत सारी बातें करके मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा है वो ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला, और थर्ड अटेम्प्ट में सीधे डिप्टी कलेक्टर बने हैं। तो हमारा आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, और ऋषभ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में वो आप तक पहुंचे और उस सब का फायदा आप सभी को मिले। तो ऋषभ जी, आपका स्वागत है विनर्स के इस प्लेटफॉर्म पर, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जो आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी है। और मुझे लगता है अभी आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो कम उम्र में आपने एक बड़े अधिकारी पद पे अपने आप को पहुंचाया है, तो उसके लिए बहुत सारी बधाइयां आपको, आपके पूरे परिवार को। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले आपके परिचय से शुरू करते हैं, थोड़ा आप आपके बारे में बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ अवस्थी है। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील का स्थानीय निवासी हूँ। मेरा एमपीपीएससी 2024 में डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। इसमें मेरी सेकंड रैंक आई है, और यह मेरा तीसरा प्रयास था, और पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था। तो ऋषभ, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या बदलाव किया, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि लगातार असफलता मिले और उसके बाद सीधा एक बड़ा जंप, एक बड़ी सफलता, और डिप्टी कलेक्टर रैंक 2 आप लेकर आए हैं। तो शुरू में 2 अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला, लेकिन तीसरे प्रयास में आपने सफलता हासिल करी। इस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि क्या गलतियां उस समय रही और ऐसा क्या आपने बदलाव किया? सर, अगर 2022 के अटेम्प्ट की बात करें हम, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था प्रीलिम्स में, तो उस समय मुझे लगता है कि मेरा जो सिलेबस का कवरेज था वो पूरा नहीं था। और जो बेसिक नॉलेज डेप्थ ज़रूरी है प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, वो भी नहीं अवेलेबल थी उस समय। तो पहले अटेम्प्ट में तो मैं यही कहूँगा कि नॉलेज गैप था, जिसको मैंने रिकॉग्नाइज किया था पहले अटेम्प्ट के बाद ही। क्योंकि 2022 का अगर हम प्रीलिम्स का पेपर देखें तो वो उतना टफ नहीं था, कंपैरेटिवली ईजियर था बाकी ईयर्स से। फिर भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और पोस्ट भी ज़्यादा थी 2022 में, फिर भी नहीं हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज गैप आ रहा था उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे ही गलत निकले थे, जो शायद थोड़ा और पढ़ता, थोड़ा और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ता तो हो जाता। अगेन 2023 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स रुका था। तो मैंने ये फिर से ये चीज़ आइडेंटिफाई की उसमें कि जो 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो एक तो एमपी हिस्ट्री का गलत हुआ था, जो मुझे आना चाहिए था, जो सही होना चाहिए था, बाकी सबका सही हो रहा था, मेरा गलत हो रहा था। और एक करंट अफेयर्स से था अगेन। तो अगेन मुझे समझ में आया कि शायद मैंने एक बेसिक जो सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास, उस पे मेहनत नहीं की है, और करंट अफेयर्स पे शायद अच्छे से मेहनत नहीं की है। तो दोनों अटेम्प्ट्स के बाद मैंने ये चीज़ अपने डायरी में लिखी हुई है, अभी भी रखा हुआ है वो पार्ट। अच्छा। कि मैंने एनालाइज़ किया था सारे क्वेश्चंस को लेके कि मैं किन क्वेश्चंस में गलती कर रहा हूँ और जो नहीं करनी चाहिए। और पेपर प्रीलिम्स का वहीं रुकता है कि जो पूरा क्राउड सही कर देता है और आप आता हुआ भी कुछ गलत कर देते हैं, वहीं आप प्रीलिम्स उस बार भी फिर नहीं हो रहा। तो ये जब चीज़ मुझे आइडेंटिफाई हो गई कि एक एमपी हिस्ट्री मेरी वीक है, एक शायद मैं करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, और एक और तीसरा पार्ट था कि जो एक एप्टीट्यूड होता है एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड कहते हैं हम, जिसमें हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन है हमारे सामने और हमें एक एजुकेटेड गैस लेना है, तो वो एजुकेटेड गैस कैसे लगाएंगे, तो वो शायद एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो रहा था। उसके लिए क्या करना था कि मुझे एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने ट्राई किया कि इस बार जो पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो नहीं लगाए हैं अच्छे से, और जितने भी एमसीक्यूज होते हैं जो टेस्ट आ रहे हैं मार्केट में वो सारे नहीं लगाए हैं। तो 2024 के प्रीलिम्स के पहले
मैंने करीब 5 से 6 साल के एमपीपीएससी के आयोग के जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो एमपी का पोर्शन होता है, वो सारे एमसीक्यूज लगा लिए थे, सारे पीवाईक्यूज लगा लिए थे। और उन पीवाईक्यूज को लगा के उनमें जो उसमें एक बार में आ जा रहा है वो तो ठीक है, पर जो पीवाईक्यूज नहीं बन रहे थे उनके सबके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे, सिंगल लाइनर्स, और ताकि वो मैं एक बार और रिवीजन कर लूँ उसका। और बाकी जो मार्केट में एफएलटीज अवेलेबल थी, जो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, और एक जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बुकलेट्स होती हैं वो अवेलेबल थी, वो सब खरीदी थी। और जितने भी एमसीक्यू मैक्सिमम लगा पा रहा था, जैसे किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो उस दिन सारे प्रीवियस ईयर लगा लो, फिर एक दिन 2-3 घंटे निकाल के और सारे एमसीक्यूज लगा लो। तो ऐसे करके बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थी। तो फिर वो एक एप्टीट्यूड होता है, जैसे हम एक फील बोलते हैं कि क्वेश्चन को देख के एक फील आ जाता है कि इसका आंसर ये होना ये चाहिए, होना चाहिए। और फिर उस फील पे विश्वास करो बस। बिल्कुल। मतलब बहुत क्वेश्चंस लगाए यार, मतलब 5-6 साल का तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं छोड़ा फिर तो, हाँ, कि जो भी मटेरियल मिल पाया सब कुछ लगाया। बस इसमें थोड़ा-सा संघर्ष कहूँगा मैं कि क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था और इंग्लिश में पीवाईक्यूज़ अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल नहीं। ये टेस्ट वाले एमसीक्यूज़ तो अवेलेबल थे, पर पीवाईक्यू अवेलेबल इंग्लिश में नहीं थे उस समय। तो फिर मैंने कहा कि बाद में भी मेंस में हिंदी का पेपर देना ही है, तो फिर इतना टेंशन क्यों लेना, हिंदी में ही लगा लो सारे। तो हिंदी में ही लगा लिए थे सारे। मुझे ये लगता है कि जो 2 अटेम्प्ट्स की फेलियर रही है, लोग ये तो रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक्स है, कहाँ पे है, लेकिन कई बार होता है कि वो उतने अच्छे से खुद को शायद वो जज नहीं कर पाते। और आपके साथ ये एडवांटेज रहा होगा कि आपने उन 2 गलतियों से बहुत अच्छे से सीखा है, कि एग्ज़ैक्ट गलती कहाँ हो रही है और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली सिंगल पॉइंट जो एक डिफरेंस था बाकी 2 अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में, वो यही था कि पहले तो मैंने वो गलतियाँ जो हो रही थी उसको एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया कि यस मैं ही गलत हूँ, वो किस्मत में दोष नहीं है। वो 1-2 क्वेश्चन का दोष किस्मत का नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि शायद वो थोड़ा-सा और करना था, वो 99 पे रह गया, हम थोड़ा-सा नहीं कर पाए। तो थोड़ा-सा हम कम्फर्ट ज़ोन में चले गए। थोड़ा-सा शायद 1 दिन और पुश कर लेते और कुछ 100-150 क्वेश्चन ज़्यादा लगा लेते, वहीं से आ जाता। तो एक वो जो लिमिट्स को पुश करने वाली बात रहती है। हमेशा सोचता था कि जैसे हम कहते हैं कि हमें जो व्हाट वी एस्पायर टू बी, कि हमें जो बनना है पहले से हम उस फॉर्म में आ जाएँ। तो 2024 के प्रीलिम्स के पहले मैं ये सोचता था कि कल को जब मैं ऑफिसर बन जाऊँगा, तो अगर रात में 11 बजे कुछ हुआ है, तो उस जिले का जो एसडीएम है या उस तहसील का जो एसडीएम है, वो पूरी रात उसी स्पॉट पे अवेलेबल रहना चाहिए। उसके पास फैसिलिटीज़ होंगी बट स्टिल ही इज़ द फर्स्ट वन टू गो देयर। करेक्ट। तो तब मैं शायद बहाने नहीं बना सकता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा वहाँ जाकर। तो अभी बहाने बनाने का हाँ, आदि वाला जो। तो अभी बहाने बनाने का क्या पॉइंट है? करना ही पड़ेगा तो कर लो भाई। राइट, वेरी ट्रू। सो रिजल्ट वाले दिनों की बात करते हैं। मैं तीनों रिजल्ट्स का थोड़ा-सा आपको सुनना चाहूँगा कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा, सेकंड अटेम्प्ट जब दिया, फिर प्री ही नहीं निकला, और जब थर्ड में प्री निकला, फिर मेंस निकला, इंटरव्यू हुआ, तो क्या-क्या रिएक्शंस थे? घर पे क्या बात होती थी, रिजल्ट्स के टाइम पे स्पेशली? और फिर फाइनल जब रिजल्ट आया, वो मोमेंट क्या था? मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के 2-3 दिन में पता चल जाता है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिजल्ट के दिन तो वो सिर्फ़ ऐसा होता है कि पता था ये होना है और हो गया, अभी ठीक है। रिजल्ट के दिन तो ज़्यादा, जैसे जिन 2 अटेम्प्ट्स में नहीं निकला, तो प्रीलिम्स के बाद ही सारी नेगेटिविटी और सारा जो दुःख था, वो 2-3 दिन में ही आ जाता था, क्योंकि समझ में आता था कि नहीं वही 75-76 हाँ, वो वही फँस रहे हैं और उसके ऊपर नहीं जा रहा है स्कोर, करेक्ट। तो कुछ समस्या है यहाँ। तो उसमें तो हो गया, बट जो मेरा तीसरा वाला था, 2024 का जो रिजल्ट रहा, 2024 में क्योंकि पद बहुत कम थे, मात्र 102 पोस्ट थी, 110 थी टोटल, और 102 मेन 87-13 में, 87 में 102 थी। 87%। तो उसमें ऐसा था कि कट ऑफ का कोई श्योरिटी नहीं था मार्केट में, कोई करेक्ट कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि इतनी कम पोस्ट पे कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है। सब बोल रहे थे, कोई बोल रहा है 85 चला जाएगा, 86 जा रहा है। तो अगेन वहीं अटक गए थे, क्योंकि स्कोर मेरा ठीक-ठाक आ रहा था। बट टेंशन ये था कि यार कट ऑफ अगर ज़्यादा चला गया, तो शायद फिर से नहीं होगा। करेक्ट। तो थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी रिजल्ट डे तक। 20 जुलाई को रिजल्ट आया था 2024 के प्रीलिम्स का, और 20 जुलाई को मुझे जब इंसिडेंटली, मतलब उस दिन ऐसा था कि मैं उस समय मंदिर में था जब रिजल्ट आया। अच्छा। हाँ, तो मैं मंदिर से जस्ट रूम पे आ रहा था लौटते हुए, और रिजल्ट आया। फिर मैंने उस दिन मुझे रोना आया था। मुझे फाइनल रिजल्ट के बाद उतना रोना नहीं आया, जो फर्स्ट प्रीलिम्स में। जो पहले प्रीलिम्स में रोना आया था।
क्योंकि उसने वो 2 बार झेल चुके हैं। 2 बार दिए तो क्या था, मैं उस साइकिल में ही एंटर नहीं कर पा रहा था, मैं अपने आस-पास लाइब्रेरी में देख रहा था बच्चों को कि अरे भैया के 3 मेंस हैं, मैं क्या सोचता था एटलीस्ट ये लोग उस साइकिल में तो हैं, मेंस लिखने तो मिल रहा है, ये बढ़ रहे हैं। इधर तो मेंस लिखने ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। मिले तो कभी तो मिले। तो जब प्रीलिम्स निकला तो फिर मुझे सबसे पहले मैंने यूजुअली इंसान मम्मी-पापा को ही कॉल करता है, तो मैंने मम्मी-पापा को कॉल किया। मेरी मम्मी फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, वो नीचे थी। मेरे घर पे गाय है तो वो नीचे गाय का काम करती थी। ये वो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद फिर जब तक दीदी लोगों को मैंने कॉल करके बता दिया था, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी की खुशी भी वो जो फाइनल रिज़ल्ट मेरे पास प्रीलिम्स के बाद वाली रिकॉर्डिंग भी है मम्मी की और जो फाइनल रिज़ल्ट में मैंने उनसे बात की थी वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, तो मम्मी की जो खुशी थी दोनों में एकदम बराबर आ रही, क्योंकि प्रीलिम्स में भी वो उतनी ही खुश थी अच्छा, कि फाइनली एक कदम आगे एक बढ़े। कदम आगे तो वन स्टेप क्लोज़र जा तो रहे हैं ना यहाँ तक, बिल्कुल। कहीं न कहीं। तो था ऐसा, जो 24 के प्रीलिम्स के बाद। फिर उसके बाद 90 डेज़ के अंदर मेंस का आ गया। हुँ, फिर तो मतलब ऐसा था कि या तो मैं इस पार रहूँगा या अब उस पार जाऊँगा। बिल्कुल। अब बीच में नहीं फँसना है यहाँ। तो और अच्छी बात ये थी कि 90 डेज़ में मेंस का शेड्यूल आया था और 90 डेज़ में ही मेंस हो गया था 2024 बिल्कुल। कि 20th ऑफ जुलाई को रिज़ल्ट था और 21st ऑफ अक्टूबर से मेंस चालू हो गए थे। तो 90 डेज़ का जो एग्ज़ैक्ट टाइम पीरियड मिलता है, वो अच्छे से मिला और उसका अच्छे से मैंने यूटिलाइज़ेशन किया फाइनली। और जब फाइनल रिज़ल्ट आया, उस समय कहाँ थे फिर? या मतलब इंदौर में ही थे या इंदौर नहीं था। इंदौर? मेरी तबीयत ख़राब थी फाइनल रिज़ल्ट के टाइम, तो उसके 2 दिन पहले मुझे बहुत ज़ुकाम हो रहा था। अच्छा। तो उस दिन ना मैं लाइब्रेरी गया था और ना मैंने कुछ काम किया था, मैं दिन भर अपने रूम पर था और तो मतलब ऐसा कभी-कभार होता है पढ़ाई के दौरान मतलब इट वाज़ जस्ट वन ऑफ दोज़ डेज़ कि जहाँ बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। तो मेरा एक शेड्यूल था और मैं एक वो मैंने बनाया था लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से कि जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, उस दिन मैं अपने रूम की सफाई कर लूँगा। उस दिन मैं अपने सारे जो हफ्ते के कपड़े हैं सब धुल डाले, घरेलू पेंटिंग सारे घरेलू काम कर लूँगा। वो कर लेंगे। और इंटरेस्टिंगली मुझे ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ़ में बनाई ना, उन सब का फ़ायदा हुआ है हमेशा। क्योंकि इस सब से मेरी लाइफ़ में वो डिसिप्लिन आया, जो डिसिप्लिन नेसेसरी होता है सिलेक्शन के लिए। कि हम देखते हैं कि जो बच्चा एक जगह अच्छा होता है या एक काम में अच्छा होता है, वो हर जगह थोड़ा-थोड़ा अच्छा करता ही है। ऐसा नहीं होता है कि कोई घरेलू उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस हो बहुत खराब हो, पर वो काम बहुत ही बेहतरीन कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो जो मैंने डिसिप्लिन बनाया था वो बेनिफिशियल था मेरे लिए। मैं सारे कपड़े अपने रूम के इकट्ठे किए, सारी बेडशीट्स पुरानी सारे धो दिए थे और मेरा रूममेट है वो लाइब्रेरी से वापस आया तो उसका मेस बंद था, तो मेरा भी मेस बंद था, सेम ही मेस जा रहे थे। तो वो कहता भाई मेस बंद है आज क्या करें? तो नीचे से दुकान से मैगी लेकर आए। 12-1 बजे मैगी बनाई हमने दिन में। मैगी बना के मैगी खाई और उसके बाद समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी बहन को, मेरी एक बहन है जिनकी शादी पुणे में हुई है, तो मेरा ऐसा रहता है कि जब भी मुझे फ़ील गुड नहीं होता है या कुछ डिप्रेशन लगता है, लो फ़ील होता है, कुछ नहीं समझ आता तो मैं अपनी बहन को कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी बहन को कॉल किया तो थोड़ी नॉर्मल हमारी बात हुई, फिर रख दिया। फिर 2-3 घंटे बाद मैंने फिर बहन को कॉल किया, फिर वो कहती है आज तो बहुत ही ज़्यादा लगता है कुछ परेशानी चल रही है, लगातार 2-2 3 दिन आ रहा है, उसी दिन की बात है, ये सारी उसी दिन की बात चल रही है। मैं छत पे कपड़े डालते जा अपनी बहन को कॉल कर रहा हूँ कि हाँ यार ऐसा चल रहा है, मन नहीं लग रहा आज पढ़ाई में, हुँ। बताओ कुछ। और ऐसे ही हम सारी बातें करते हैं, मेरा भांजा है तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है। फिर उसके बाद और भी मन नहीं लग रहा था तो एक बार मम्मी को भी कॉल कर लिया शाम को 6 बजे अराउंड। अच्छा। तो उस समय मेरी मम्मी मंदिर में वो दिया रखने जाती हैं शिव जी के मंदिर में, तो वो मंदिर में ही थी। तो मम्मी से मैंने यही बात की कि मम्मी बढ़िया है, सब चल रहा है, मम्मी का तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ। फिर मम्मी कहती है बेटा और फिर अभी मेंस की तैयारी, 25 का मेंस था मेरा, तो मेंस की तैयारी कैसे चल रही, पढ़ाई करी आज की नहीं करी? खाना खा लिया, सब नॉर्मल बातें हुई। फिर मम्मी को भी मेरी जो वॉइस थी उसमें समझ में आ गया कि लो साउंड कर रहा है, तो वैसे ही कुछ गड़बड़ है आज। तो फिर मम्मी ने उस दिन यही बोला कि बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो, हम दिया रख रहे हैं मंदिर में अभी, सब बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी का फ़ोन रखा और मम्मी मंदिर से घर पहुँची थी और 7 बजे एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट आया, 7:12 पर मुझे मेरे फ्रेंड ने कॉल किया है, मेरे लाइब्रेरी वाले फ्रेंड ने कि भाई डिप्टी कलेक्टर बन गए आप, सेकंड रैंक लगी है आपकी। मतलब सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे कि वो जो कॉल या वो खबर जो आती है एकदम। सर मेरा पहला रिएक्शन ये था कि भाई
आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मजाक से भी होगा। ना मन करता है कुछ खाने का और ना नींद आती है। और खुशी बहुत, उसके बाद फिर सबके बधाइयों के लिए फ़ोन आ रहा है। रियल फीलिंग्स थी वो सारी। हाँ, मतलब एक ऐसा हुआ 7:12 पे फ्रेंड का कॉल आया, 7:15 लगभग पे मैंने मम्मी को अपनी बताया, पापा को बताया, साथ में बताया था उस दिन उनको कि स्पीकर पे डाला मम्मी फ़ोन, पापा से बात करनी है आज। वरना मैं कभी पापा से बात नहीं करता था ज़्यादा। जो जनरली लड़के और पिता की हाँ, नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होता है हमारा। नॉर्मल, हाँ, ठीक है, खाना खा लिया, बढ़िया है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। हुँ, बस इतनी बात, मैंने कहा नहीं आज तो बात करेंगे। बिल्कुल। उनको बताया और उसके बाद जो फ़ोन आने चालू हुए हैं, तो अगले 1 डेढ़ हफ्ते तक कंटिन्यूअसली मेरा फ़ोन चार्जिंग पे रहा है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और मेंस पे अब सीधे पहुँचते हैं। तो मेंस के बारे में आप बताइए, प्रीलिम्स में तो ख़ैर आपने बताई हैं चीज़ें। मेंस पे थोड़ी-सी टिप्स, प्रो टिप्स कि क्या आपने सुधार किया, कैसे प्रिपेयर किया, आंसर राइटिंग को कैसे मजबूत किया? इस पे थोड़ा-सा बात करते हैं। मेंस पे सर सबसे पहले मैं वो एस्पिरेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है, नंबर ऑफ आंसर्स और नंबर ऑफ एफएलटीज़ जो आप 3 घंटे बैठकर लिखते हो, कभी उस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। क्योंकि पढ़ सब रहे हैं और जो कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में अलग-अलग बुक्स हैं, उसमें कंटेंट ऊपर-नीचे हो सकता है थोड़ा, बाकी कोई भी एल नीनो है, ला नीना है, कोई ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, उसको बदल नहीं देगा कोई अपनी हाँ, बुक में। कोई नई चीज़ नहीं डालेगा। एथिक्स की अगर कोई टर्म है तो उसकी डेफिनेशन तो वही रहेगी। बिल्कुल। सत्यनिष्ठा को सत्यनिष्ठा ही कहना पड़ेगा, चाहे किसी भी बुक में ले लो आप। तो पढ़ सब रहे हैं, तो हमें किस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि हमने जो पढ़ा है, वो हम पेपर पे अच्छे से दिखा सकें कि देखो मैंने पढ़ा है। हम उसको लिख सकें, हमें उसको बेहतर एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू अच्छे उसमें हम केस स्टडीज़ डाल सकें और फैक्ट अच्छे डिलीवर कर सकें अपने आंसर्स में। हमें अपने आंसर में एक अगर कहीं चार्ट की ज़रूरत लग रही है तो चार्ट डाल सकें। अगर ज्योग्राफ़ी का कोई वो है जैसे क्वेश्चन है उसमें नीड है मैप की कि मध्य प्रदेश का मैप है, तो विदिन 10 सेकंड्स आपके हाथ में मसल मेमोरी में मध्य प्रदेश का और इंडिया का मैप फ़ीड होना चाहिए कि वहाँ जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैप बनाने बैठें, तो ऐसा ना लगे वो मैप आप पहली बार बना रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि मैप प्रिंट किया गया है कॉपी पे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी रही। प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग की जो मतलब जो टाइम है आंसर राइटिंग को आप देते हैं, उस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। और मैंने क्योंकि ना पहले प्रिपरेशन के समय और जब भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगले प्रीलिम्स के लिए पढ़ूँगा मैं पहले। मैंने पहले अपनी आंसर राइटिंग पे ही फ़ोकस किया है। कि प्रीलिम्स हो ना हो, हमें अगले मेंस के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमें मेंस निकालना है। बिल्कुल। और अल्टीमेटली जो हम रैंक देखते हैं और जो मार्क्स होते हैं, वो सब मेंस पे ही डिपेंड करता है। इंटरव्यू में नॉमिनल मार्क्स का है, 185 मार्क्स हैं अब। हाँ, और बहुत अच्छा होगा या एवरेज होगा उसमें कुछ बहुत इंटरव्यू में डिफरेंस थोड़ा नहीं ऐसा भी रहेगा। है कि कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से ना जाएँ। ना जाए। क्या पता हमें हुँ। क्या पूछने वाले हैं, आज क्या होने वाला है वहाँ। तो हो सकता है थोड़ा ऊपर-नीचे हो इसके जाए। मार्क्स हमारे हाथ में बट है। मेंस आपके हाथ में है, पेपर आने वाला है और आप जितना बेहतरीन लिख सकते हो, उतना बेहतरीन वहाँ लिख कर आओ, बिल्कुल उतने ही प्रोपोर्शन में मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट। आप और जैसे हिंदी और ऐसे हैं, जो ऐसे हिंदी में लिखने होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को रहता है कि इतना लंबा ऐसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये समस्या है पहली तो। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे को लगता है कि मैं तो लिख लूँगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर वो 10 पेज मतलब एक 10 पेज होते हैं ऐसे में 1000 शब्दों के लिखने के लिए, तो वो 10 पेज आपको भरने हैं और आपको ऐसे नहीं भरने हैं कि आपने उसमें कुछ भी लिख रखा है। बिल्कुल। आपको टू द पॉइंट बात करनी है, आपको जो ऐसे का आपका सब्जेक्ट उससे भटकना नहीं है। आपका ऐसे एक आर्क की तरह होना चाहिए जो जहाँ से शुरू हो रही है बात, कहीं न कहीं आप वहीं लाके उसको ख़त्म करें। आपने जो समस्याएँ बताई उनके आप सॉल्यूशंस दें, उसके लिए कुछ अपने सुझाव भी दें, गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी बताएँ। तो ऐसे को मतलब एक पंक्ति में पिरोया हुआ लगना चाहिए। तो वो भी अगेन प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा डरता है कि कैसे लिखूँगा और हिंदी मीडियम वाला बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता। तो ये दोनों ही काम नहीं करने हैं। तो डर डेली है। प्रैक्टिस करते थे आप? ऐसा कुछ रूटीन था कि रोज मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है? जो मेरा प्रीलिम्स जब हुआ उसके बाद जो मेंस के बीच में 90 डेज़ थे मेरे पास, उसमें ऐसा रहा है मेरा कि डेली सुबह 7 बजे से एक टेस्ट देता था मैं, जो हाफ हाफ लेंथ टेस्ट होता था वो 1.5 घंटे का, तो उसमें रोज़ सुबह 7 से साढ़े 8
एक पेपर मिलता था, एक यूनिट आती थी जिसमें एक सब्जेक्ट की, एक पार्ट की एक यूनिट, डेली एक यूनिट वाइज टेस्ट थे वो, तो वो डेली मैं देता था। फिर उसके बाद शाम को खुद से मैं जो मेंस के पीवाईक्यू हैं, वो पीवाईक्यू सारे 5-5, 6-6 इकट्ठे करके अपनी आंसर राइटिंग कॉपी, मेरे पास 2 आंसर राइटिंग कॉपी थी। मेरा टारगेट था कि मेंस के पहले इन दोनों आंसर राइटिंग कॉपीज़ को भर देना है। कवर टू कवर भरना है। चाहे फिर मैं एक आंसर को भले ही रिपीट करूँ, क्योंकि रिपीट करने से एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, वो आपकी मसल मेमोरी में फीड हो जाता है और यहाँ रिपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस तो होता है। मालवा प्लेट्यू बहुत बार पूछा जा चुका है अलग-अलग तरीके से। तो अच्छा है ना कि मालवा प्लेट्यू का कोई आंसर बिल्कुल ऐसा हो कि 1 डेढ़ 2 मिनट में हम इतना प्यारा लिख दें उसको हाँ, कि उसपे 7 में से 4.5 नंबर भी दे दे एग्ज़ामिनर। बिल्कुल सही। तो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो शाम को पीवाईक्यूज़ लगाता था। इसके अलावा जो वीकली टेस्ट होते थे, वो वीक में 2 होते थे। एक मिड वीक पे और एक एंड में संडे को। तो ये हफ्ते के 2 शाम को और सुबह 1 डेढ़ घंटे का, इतना मेरे टेस्ट थे। इसके अलावा जो ऐसे के लिए मैंने किया था वो ये था कि हफ्ते में जब 2 ये मिड वीक वाले टेस्ट होते थे, उस दिन शाम को एक दिन एक 500 वर्ड्स का और एक दिन एक 1000 वर्ड्स का ऐसे भी बैठ कर लिखता था। तो कंटिन्यूअसली ऐसे की भी प्रैक्टिस की है। और सेम हिंदी का रखा है कि हिंदी डेली शाम को जब मैं लाइब्रेरी से रूम पे वापस लौटता था, तो 9:30 से 12:30 का साढ़े मतलब 3 घंटे करीब का एक स्लॉट रखता था, जिसमें सिर्फ हिंदी पढ़ता था। तो हिंदी में क्योंकि बहुत सारी याद करने की चीज़ें होती हैं, शब्दावली याद करनी है, हमें पर्यायवाची शब्द करने हैं, अनेक शब्दों में एक शब्द होते हैं। तो उसके लिए भी एफर्ट और टाइम दोनों ही दिया है, वो देना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो एक दिन में कितने घंटे आइडियली पढ़ लेते थे? आइडियली तो जैसे वो डिपेंड करता था एग्ज़ाम के ऊपर और मुझे लगता है हर बच्चे का डिपेंड करता है, क्योंकि जब नॉमिन जैसे अभी अगर मैं पढ़ रहा होता और नियर साइड मेरे कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं है, बट अल्टीमेटली मेरा जो एम है वो है प्रीलिम्स 2026 निकालना। तो अभी शायद मेरा 8 से 9 घंटे, कभी-कभी जैसे किस दिन कुछ इमरजेंसी हो गई या कभी फैमिली के लिए कुछ हो गया, कहीं जाना पड़ गया, तो उस दिन 7 घंटे भी हो जाता था, थोड़ा कम भी हो जाता था। पर 8 से 10 घंटे तो एवरेज रहा। एवरेज निकालेंगे तो 8, 9, 10 घंटे यही निकलेगा। पर जो मेंस वाला समय था और जब प्रीलिम्स पास आ जाता है, 1 डेढ़ महीने का जो पॉइंट होता है, टाइम होता है, उस समय मैं ऐसा करता था कि सुबह जब जैसे ही सुबह उठता था, उस समय अपने फ़ोन में टाइमर लगा लेता था 14 घंटे का। और वो टाइम मेरा टारगेट रहता था कि जब तक मैं रात को सोऊँ ये टाइमर मेरे पहले खत्म हो जाए। खत्म होना चाहिए। तो उसको ये मैं बोलूँगा कि 14 घंटे मैं सिर्फ़ वो टेबल चेयर के काउंट नहीं करता था। मैं जैसे मेरी आदत है कि स्टिकी नोट्स पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाय करता हूँ पढ़ने, तो मेरे रूम में पूरी वॉल्स पे स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं। ओके। ऑलमोस्ट पूरी एमपी की हिस्ट्री मेरी स्टिकी नोट्स में लगी हुई है। अच्छा। तो उनको रिवीजन करता रहता था और लाइब्रेरी में भी ऐसे स्टिकी नोट से रिवीजन करता रहता था। मेस में जब खाना खा रहे हैं तो उस समय भी लेक्चर लेता रहता था 2 टाइम्स की स्पीड पे करके। तो मैं इस सब को भी उस 14 घंटे में ऐड कर लेता था। क्योंकि अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो वो 14 घंटे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा 24 घंटे कम पड़ जाएँगे। तो इम्प्रैक्टिकल क्यों? बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़रूरी है वो सही है और कि 14 घंटे तो पढ़ाई की है, लेकिन वो जब एग्ज़ाम का टाइम पास आ जाता था। बाकी ऑन एन एवरेज ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कंसिस्टेंट रहें, हाँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी कैन बीट टैलेंट एनी टाइम। कोई कितना भी टैलेंटेड हो, आप डिसिप्लिन्ड हो और कंसिस्टेंट हो, फ़ोकस्ड हो, कर रहे हो, हाँ। आप बीट कर जाओगे बिल्क उसको और पता भी नहीं चलेगा उस बंदे को कि हुँ। कब ये मुझसे आगे निकल गया। बस आप कंटिन्यूअस रहो तो उस प्रिपरेशन में। आप 7 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, फ़ोकस्ड होकर पढ़ो। उस 7 घंटे में आप कुछ और मत करो। बिल्कुल। तो नेक्स्ट मेरा सवाल रहेगा कि ये जो प्रिपरेशन की जर्नी रही है, क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ रही है जो जिसको शुद्ध हिंदी में कहें कि एक मलाल होता है ना? या ऐसा लगता है कि इस सब में ये छूट गया या इस तैयारी के लिए मैंने इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ऐसी कोई चीज़ रही है आपकी? हर जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके बिहाफ़ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम अपने कॉर्पोरेट वाले दोस्तों को कॉन्सर्ट अटेंड करते हुए हाँ, हाँ, हाँ। और बिल्कुल मालदीव्स की, खैर मालदीव्स की ट्रिप तो पे अभी कोई नहीं गया है, तो कॉर्पोरेट वाले दोस्तों को गोवा की ट्रिप पे और लद्दाख, हाँ, जैसे सर आपने बोला, लद्दाख की ट्रिप पे जाते हुए देखते हैं तो मलाल तो होता है कि यार हमारी भी तो सेम एज है और वो जॉब कर रहा है, हम मस्त लाइफ जी रहे हैं और बहुत बढ़िया हैं सब। यार देखो, वो मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे बोला करते थे और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भाव तो ये मेरे अंदर भी आ जाता था। तो ऐसा शुरुआत में ये भाव था, पर ये भाव सिलेक्शन वाला नहीं होता है, मैं ये भी सब बच्चों से बोलना चाहूँगा। हाँ, ये भाव से सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक आप अपनी ज़िंदगी को उस नज़रिए से नहीं देखोगे कि ये मेरी चुनी हुई ज़िंदगी है जो मैंने करा है। अगर मैंने अलग रास्ता चुना है,
तो ये किसी ने मेरे ऊपर थोपा नहीं है ज़बरदस्ती, खुद ही चुना था। तो बस इससे मुझे सफल होना है। बिल्कुल। उनने दूसरा रास्ता चुना, हाँ। वो वहाँ हैं, मैंने ये रास्ता चुना। तो जब ये मलाल तो हो रहा था, पर फिर जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान आया, तो सबसे इसके लिए सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था। मैं इंस्टाग्राम उतनी देर ही खोलता था कि जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स में मुझे अगर कुछ भेज रहा है तो मैं देख लूँ, ज़्यादा नहीं चलाया मैंने। थोड़ा-थोड़ा, कम-कम ही चलाया, तो थोड़ा सोशल मीडिया बंद कर दो और जो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा स्टेटस डाल रहे हैं, उनके स्टेटस म्यूट कर दो। करेक्ट। पर मोर इम्पोर्टेंटली ज़्यादा ज़रूरी ये मेरा मलाल कब ख़त्म हुआ, वो ये था कि पॉइंट था, जब मुझे ये समझ में आया कि यार मुझे ये करना है। हुँ। और सबका रास्ता अलग है, सबका हाँ, अपना एक सफ़र है और मैं और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसका रिज़ल्ट अलग या एक समय के बाद ही मिलेगा। और फिर मैं ये सोचने लगा था कि अब तो दोस्ती छूटे, ट्रिप्स छूटे, हुँ। सोशल सर्कल छूटे, दुनियादारी छूट जाए, सपना नहीं छूटना चाहिए मेरा। मेरा बिल्कुल, सपना नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल। इस सब का भी त्याग कर रखा है। अगर उसके बीच में ऐसा हो जाता है कि मैं उसके चक्कर में पड़ के हुँ। कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ भी अपना परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगा, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। नहीं। ना मैं वो कर पाया, ना मैं ये कर पाऊँगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ और अगर हमारी अच्छे से कर लो, ये चीज़ में हम सक्सेसफुल हो गए तो फिर सारी चीज़ें अपने आप आएँगी। आएँगी। हुँ। तो वही है कि कुछ एक चीज़ तो इतने अच्छे से कर जाओ कि ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ में बहुत अच्छे हो, हाँ। पर जिसमें अच्छे हो उसमें इतने अच्छे हो जाओ कि आपसे ऊपर कोई ना हो। तो मुझे यही चीज़ समझ में आ गई थी कि नहीं यार, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं और ये मलाल करने वाली चीज़ें हैं ही है नहीं। ही नहीं। मलाल करने वाली चीज़ वही है कि भाई आज पढ़ ले। जो मम्मी-पापा मेरे यहाँ एक मतलब हमारे यहाँ कहावत है, मम्मी बचपन में बोलती थी कि पढ़ ले सो आप हो, कमाई हो का बाप हो। वो नीलकंठी में कहावत है। हाँ। ये बात सही है कि अगर कर लेंगे तो हमारे लिए ही है। और एक सर भी बोलते थे मेरे कि वो बेटा, पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है। टेबल चेयर पे बैठकर बिल्कुल सिर्फ सर। पढ़ना है। बाकी दुनिया में हर काम मुश्किल। मुश्किल है। सबसे आसान काम हमें सिर्फ ट्रिप्स देख के लग रहा है कि वो बहुत मज़े कर रहे हैं। 9 टू 5 जॉब करके तो देखो आप, समझ में आ जाएगा कि भाई दुःख वहाँ भी उतना ही है। हुँ। बस ये है कि हर कोई अपना दुःख सोशल मीडिया पे दिखाता नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ सोच के रखी थी या आगे कुछ सोच के रखा है कि सिलेक्शन के बाद मुझे ये करना है? जैसे होता है ना कि घूमने जाना है, ऐसी ट्रिप प्लान करनी है, मम्मी-पापा के लिए करना है, कुछ ऐसी चीज़ें सोच के रखी है? ज़्यादा तो नहीं, मुझे सिलेक्शन के बाद एक चीज़ है कि मुझे जो जितने भी तीर्थ हैं, हुँ। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, सप्तपुरी हैं, तो अपने माता-पिता को उनके क्योंकि पूरा करा मेरी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मम्मी-पापा की, उनके चलते मेरी मम्मी-पापा ने ज़्यादा तीर्थ किए नहीं हैं। इस प्रिपरेशन की जर्नी में कोई घटना जो आपको हमेशा याद रहती हो? एक मेरा मतलब फैमिली से रिलेटेड है एक घटना हुँ। और एक फ्रेंड से रिलेटेड है। तो मैं पहले फ्रेंड वाली बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मुंबई में अभी कस्टम्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, उसका एसएससी सीजीएल सीजीएल के थ्रू से गया वो। अप्रूव हुआ है। तो हम दोनों ने पहला अटेम्प्ट साथ में दिया था। क्या नाम है? निखिल। तो हम दोनों ने पहला अटेम्प्ट साथ में दिया था, तो उसके बाद उसने अपनी थोड़ा दिशा चेंज करके एसएससी की तैयारी में हुँ, लग हुँ। गया वो। और उसका हो भी गया, मुझसे पहले उसका सिलेक्शन हो गया अच्छा। था, 2023 में हो गया था उसका सिलेक्शन। तो जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था और हम दोनों ही तैयारी वाले फ़ेज़ में थे और दोनों का ही कुछ नहीं हो रहा था, तो हमारे मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है। अभी कुछ दिन पहले मैं उसको वापस सुन रहा था, तो बात कर रहे थे हम लोग कि वो हम लोगों ने एक हमारा जो फ्रेंड सर्कल है 6 लोगों का, तो हमने एक ट्रिप प्लान की थी पचमढ़ी की। थोड़े-थोड़े पॉकेट मनी में से इधर-उधर से कमा के पैसे जोड़कर हुँ, हुँ। सोचा था पचमढ़ी घूम कर आएँगे। पर इसका क्या था, प्रीलिम्स था शायद सीजीएल का, अच्छा। तभी 1-2 महीने के अंदर। तो इसने मुझसे बोला कि भाई अभी तो अब नहीं जा सकते। एंड एंड मोमेंट में सब डिसाइडेड था, इसने ट्रिप कैंसल किया था। हुँ। तो इसने बोला था कि अभी तो नहीं जा सकते यार, पेपर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पर फिर अगली बार जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा, तो मैं फिर अपने खर्चे पे नहीं जाऊँगा, कोई खर्चा देगा फिर मेरे। लेके चलना। तो वो कहता हाँ यार बिल्कुल ये बात डन रही, मैं ही पैसे दूँगा। मैंने कहा रुको, रुक मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग करने लगा कॉल की, तो फिर इसने अपनी बात बदली और ये बोलता है कि अगर मेरी लगभग 50,000 सैलरी वाली जॉब लग गई, हाँ। तो मैं तुमको पचमढ़ी की वो कराऊँगा। और उसके रिप्लाई में मैं उससे बोलता हूँ, वो रिकॉर्डिंग में है ये चीज़, कि ठीक है फिर मैं अगर 1 लाख भी कमाऊँगा ना, तब भी मैं जाऊँगा तेरे ही खर्चे पे। लेकर तुझे ही जाना है। हाँ, और अभी हम रिज़ल्ट के बाद वो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे एक दिन, हाँ। तो एग्ज़ैक्टली वैसे ही हुआ। वो एसएससी सीजीएल के थ्रू कस्टम्स में कस्टम उसकी ऑल बेसिक सैलरी वही क्या करे वही 50-55 और यहाँ
जबल जय इसी का है, वो मेरा भी वही बनेगा जो मैंने उससे बोला था। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ ऐसे ही जैसा हम बात कर रहे थे। ट्रिप नहीं हुई अभी तक ऑब्वियसली क्योंकि अब थोड़ा बिजी हो गए। बिल्कुल। बट ये एक अच्छी चीज़ है कि उस समय जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तब भी वो दोस्त मेरा वही था। आज जब दोनों सक्सेसफुल हो गए हैं, दोनों का सिलेक्शन हो गया है, तब भी दोस्त नहीं बदला है, दोस्त वही है। वही है। तो मलाल जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि कुछ चीज़ों का मलाल होता है, पर जो स्टे करने वाले होते हैं ना आपकी लाइफ में, तो जिसको साथ देना होता है वो निभा जाता है, निभाता है। चाहे कैसी भी कंडीशंस हो। हमारे भाई-बहन तो हमारा साथ नहीं छोड़ते, चाहे आप उनसे बात करो, ना करो। और अगर आपको किसी रिश्ते को अपनी लाइफ में रखने के लिए इतने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और सबसे बड़ी बात अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो फिर वो रिश्ता इस लायक ही नहीं है कि उसको अपनी लाइफ में रखा। घर से भी ऐसे ही था कि एक बार क्या हुआ, मैं जब घर पे तैयारी कर रहा था, तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो ध्यान नहीं रखती हैं बेसिकली अपना। हुँ। वो इतना होता है। ज़्यादा मम्मी लोगों का इन्वेस्टेड रहती हैं हमारे अंदर, हमारे ऊपर, कि मतलब बच्चों का हो जाए, पापा का हो जाए। वो सबसे लास्ट में वो अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज़ से करके रखती हैं, सबसे एंड में आते हैं वो। हाँ, तो वो बेसिकली उनका ध्यान ना रखने के कारण उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको लीवर में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। तो ऐसा कंडीशन रहा था कि ऑन द स्पॉट हमें रात के रात मम्मी को तुरंत ले जाना पड़ा था और उनको बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर ने बोला था कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा है, इस कंडीशन में अटैक आने की भी कंडीशन बन सकती है, इतना ज़्यादा बीपी नहीं शूट अप होना चाहिए। तो उसके फिर दूसरे दिन मैंने उनको बोला कि आप लोग ध्यान नहीं रखते हो, तो मैं मम्मी को ये चीज़ समझा रहा था। तो मैं जब तभी मैंने अटेम्प्ट देना चालू नहीं किए थे। तो अच्छा। उस दिन मुझे अपना व्हाय समझ में आया था हुँ, कि मुझे क्यों करना तो मुझे यही है, क्योंकि मैं उनको बोल रहा था कि मम्मी ध्यान रखा करो, अगर अभी आप लोग अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर हम तैयारी कैसे कर पाएँगे? और ये बोलते-बोलते उनको समझाते-समझाते मुझे रोना आ गया था। हुँ, क्यों वो इसलिए रोना आया था क्योंकि मैं उनसे ये बोल रहा था कि अगर आपने ऐसे किया तो हमें तैयारी छोड़नी पड़ जाएगी और फिर हमें आप लोग के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। हम जॉब करने लगेंगे, कोई आपकी ज़िम्मेदारी उठा लेंगे। तो अपना थोड़ा ध्यान रखो। तो ये बोलते-बोलते मुझे रोना आ गया। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं कितना मन से चाहता हूँ इस चीज़ को, कि बिल सिर्फ़ इस चीज़ को छोड़ने के ख़्याल से हाँ, मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। तो फिर तो मतलब यही करना कर है और ऐसा करना है कि लाइफ़ में फिर कभी ये मलाल रह ही ना जाए कि यार नहीं कर पाया। मुझे ऐसा बोलना ही नहीं था किसी को देख के कि यार उसने कर लिया, मैंने नहीं किया। अरे मैंने ही किया भाई। सो लास्ट पार्ट पे आते हैं अब हमारे आखिरी सवाल जो कि बहुत मायने रखता है हर एक स्टूडेंट के लिए कि जो आपकी यात्रा रही है एक नॉर्मल सामान्य तरीके से आपने शुरुआत करी उसके बाद रैंक 2 तक पहुंचे तो इस पूरी प्रोसेस में इस पूरी जर्नी के लर्निंग पॉइंट्स कि क्या वो टॉप 3 या टॉप 5 पॉइंट्स हैं जो आप हर एक एस्पिरेंट्स को आप अभी सलाह देते भी होंगे, बहुत लोग अब आपसे टिप्स भी मांगते होंगे। तो कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हर एक एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसका ध्यान रखोगे तो तुम सिलेक्ट ज़रूर होंगे? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपना व्हाय आइडेंटिफ़ाई करो, बहुत जल्दी आइडेंटिफ़ाई करो। बिल्कुल, क्योंकि जो टॉपर का मोटिवेशन होता है या किसी भैया दीदी ने मोटिवेशन दे दिया, किसी टीचर ने दे दिया, ये बहुत क्षणिक है, वोलेटाइल होता है, वो क्षणिक है बिल्कुल। थोड़ी देर में, थोड़ी कुछ दिनों में, कुछ दिन आप परसिस्ट कर पाओगे उसके साथ, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। पर जो आपका सेल्फ रहेगा वो कभी खत्म नहीं होता और हमेशा याद आता रहता है क्यों करना है। बिल्कुल। वो वो चिंगारी लगी रहती है। तो पहला तो व्हाय है। दूसरा, जब व्हाय पता चल गया तो हाउ अपने आप निकाल के हुँ, फिर ऑनेस्टली आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरी दुनिया में। कि हम कहते हैं कि अप दीपो भव, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है, आप खुद ही अपने दीपक दीप हो जाओगे। कि बस वो ठाकुर जी को अपना मार्गदर्शक मानो हुँ, और भाई कर जाओ, वो कर जाओगे, पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बनाएगी। आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा। पर आप वो भाव तो लेकर आओ कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे करना ही है, इतना विश्वास। जब भाव हो गया तो भाई उस पे विश्वास कर लो आप। जब आप सोच सकते हो तो वो कर सकते हो जाएगा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द टनल लाइट तो है। आपको बस कितने दिन में वो टनल पार करनी है ये नहीं पता है। हाँ, लाइट तो उधर जल रही है, ये बात पक्की है। तो ये तीसरा विश्वास का पॉइंट हो गया। अब ये 3 चीज़ें हो गई इंटरनली करने की। चौथी चीज़ मैं बोलूँगा अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रखें। अपने आस-पास पॉज़िटिव लोगों को रखें हमेशा। जो ऐसे लोग होते हैं जो सबकी बुराई कर रहे हैं, अरे कम पोस्ट आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
बहुत फर्क पड़ता उन है लोगों से दूर चले जाना, लाइब्रेरी के बाहर जितनी भी बातें चल रही हैं बिल्कुल ध्यान मत देना, दूर रहे। हमेशा ये बोलना कि मेरा तो हो जाएगा भाई, मेरी कहानी अलग है, मेरा हो जाएगा, आपका रह गया होगा मुझे नहीं पता। तो इन ऐसी चीज़ों से दूर होके अपने ऊपर फोकस करें। और पाँचवा एट द एंड है कि सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें। ये टेक्निकल चीज़ हुई सिलेबस की और पढ़ाई की, कि सिलेबस बहुत अच्छे से लर्न करें। हाँ, इतनी लंबी प्रोसेस में है, 1, 2 साल, 3 साल हो गए, लेकिन सिलेबस पे कमांड सिलेबस नहीं पे है। कमांड नहीं। जानते ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हाँ, वो भी पता होना है, कितना डीप में पढ़ना है। तो सिलेबस ऑन द लिप्स ऑन द टिप्स, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, कि बिल्कुल। भाई पता है इस टॉपिक में से इतना है, उसका कॉस्ट बेनिफिट अगर हम शरदर्शक बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हुँ, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं है, नहीं। क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है। हाँ, उसके अगेंस्ट में अगर आप बाय चांस कुछ और बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो शायद वहाँ से बेहतर, जैसे हम मैथ्स अच्छे से कर लें, एक क्वेश्चन मैथ्स का आना है, बिल्कुल। पर अगर हम पूरा सॉल्व कर गए, तो 7 आउट ऑफ 7 मिलने की कंडीशन बनती है वहाँ। 2 क्वेश्चन का 1 में पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर 10 मार्कर आ गया तो फिर तो सोने पे सुहागा, 10 में से 10 सही है। पूरे। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आना चाहिए, और वो हुँ। कब आएगा? जब हम सिलेबस अच्छे से देखेंगे, पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेंगे, मेंस के हों चाहे प्रीलिम्स के हों। तो ये फिर स्मार्टनेस जो होती है ना, हार्ड वर्क से ही आती है। एक और पॉइंट पे मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा, पेशेंस। सर पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, करेक्ट। क्योंकि अब जैसे 2023 वाले बच्चों का ही मैं सोच रहा था कि 2024 का रिजल्ट पहले आ गया था। उसके बाद 2 महीने वेट किया वेट उन्होंने, करना। फिर रिजल्ट आया। अभी 2025 के मेंस वाले जो बच्चे हैं, मैं खुद मेंस वाला था 2025 के, तो हम वेट कर रहे थे कि 2025 का डेट। मेंस की डेट आ जाए। तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस इस जो जर्नी में जो बीच का जो धैर्य वाला समय होता है, हुँ। इसमें भी वही 2-3 चीज़ें काम आती हैं। हमारे अंदर का मोटिवेशन, हम कितने पॉजिटिव हैं, हमारे घर वाले कितने सपोर्टिव हैं। जैसे मेरे घर वालों का मैं आपको बताऊँ तो एट एनी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन मैं प्रिपरेशन छोड़ के घर जा सकता था, मेरे पास ये आज़ादी थी। मैं बोल सकता था नहीं हो रहा अब कुछ और करूँगा। घर वाले भी इज़िली तो एक्सेप्ट कर लेते उनका हैं, भी ठीक ऐसा ही है। था कि ठीक है परेशान नहीं हो, कर लेना तुम, कुछ और कर लेना। मेरी मम्मी को कभी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट ही नहीं चाहिए थी कि नहीं हुआ जी, उनको अच्छा। चाहिए था कि बेटे को कुछ ना कुछ मिल जाए। हुँ। शुरुआत में सपने सबने देख लिए थे, पर जब प्रोसेस में आ गए ना, तो उनकी ये बात समझ छोटा आज मोटा भी मिल जाए तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, खुश रहना तुम बस लाइफ में, दाल-रोटी कमाना अपनी, अपने परिवार का पालन करना और अच्छे से जीना। उनकी सिर्फ़ इतनी ही ख्वाहिशें होती हैं कि जो समस्याएँ उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं, वो आपको ना देखनी पड़े, इसलिए वो आपको चीज़ें बताते हैं। तो ऐसा अपने घर में अच्छे सपोर्ट रखना, और अगर मौका मिले तो एक बार व्हाट इफ नॉट पे बात कर लेना घर पे कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या, या फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? एक बार थोड़ा इस बात पे क्लैरिटी आ जाती है, बात कर लेते हैं हम घर पे, तो बहुत सपोर्ट मिल जाता है कि नहीं, और हम एक रिलैक्स हो जाते रिलैक्स हैं, है कि क्लैरिटी यार होती है। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं तो कर किसके लिए रहे हैं? उन्हीं के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। अपने लिए तो कुछ है नहीं ख़ास। तो जब वो खुश हैं कि नहीं भी हो रहा है तब भी वो खुश हैं, कोई बात नहीं कुछ और हो जाएगा। तो फिर हमारी भी जो टेंशन है और डिप्रेशन है, और उसी से आता है पेशेंस। हुँ। बिल्कुल। तो जो बीच का टाइम पीरियड होता है वो ऐसे ही निकालें, हाँ। अच्छे लोगों की संगत में रहें, अपना फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर ही रखें, इधर-उधर की बातों में ज़्यादा ना पड़ें, उसी में भलाई है। क्योंकि अगेन कि सब कुछ छूट जाए, सपना नहीं टूटना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये एक इस जर्नी का पार्ट है। आपको ये हैंडल करते आना चाहिए। पेशेंस। चाहे वो पेशेंस हो, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे आपको नेगेटिव थॉट से लड़ना हो, नेगेटिव लोगों से लड़ना हो। क्योंकि ये तो अभी आप अपनी ज़िंदगी के एक बहुत छोटे हिस्से में हैं। छोटे आप हिस्से जब में आगे जाएँगे, ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें आज नहीं तो कल सीखनी ही पड़ेंगी। और अभी हम 4-5 लोगों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हाँ। हैं। कल को एक्चुअली जब हम फील्ड पे जाएँगे तो वहाँ तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सारे हमारे सपोर्टर और आज तो आप एग्ज़ाम कभी-कभी दे रहे हो, वहाँ तो हर दिन एग्ज़ाम होना है। डेली परफ़ॉर्म करना है और डेली डेली पास भी होना है। पास होना है। टॉप भले ही ना करो पर पास तो बच्ची होना डेली पड़ेगा, और एक ही दिन फेल हो गए बिल्कुल। तो बस उसी दिन हाँ। काम खत्म। उस चीज़ को माइंड में रख के अगर कोई चलेगा ना कि यार हम उस बड़ी एग्ज़ाम के लिए ये छोटी-छोटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो वो सही डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम ना मानकर पार्ट ऑफ प्रोसेस मानना है कि ये सब चीज़ों से गुज़रना ही पड़ता है। तभी आप एकदम फाइन होते हो इन सब चीज़ों से। प्रिपरेशन का जो मॉड्यूल है, जो सिलेबस है और जो मुझे लगता है प्रोसेस है, वही इतनी बेहतर है, इतनी तो आपको बेहतरीन वैसा है बनाने के कि लिए वो वैसा बना देती है, और बाई चांस अगर नहीं होता है सिलेक्शन, तो लाइफ में आप कहीं भी
कहीं भी जाओगे आप ही चमकोगे, हाँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी डेडिकेशन है, आपको ऑलरेडी काम करना आता है। तो फिर आपको ज़्यादा लोड नहीं है, आप इजीली कंपटीशन कट कर जाओगे कहीं भी। वो बोलते हैं ना कि आप सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भले कलेक्टर ना बन पाओ, लेकिन आप एक कमाल के इंसान तो बन ही जाते हो, बन ही जा कि आप कुछ अच्छा और बेहतर तो सीख ही जाते हो, कि आप कहीं और कुछ काम करोगे तो बेहतर ही करोगे, डेफिनेटली। क्योंकि वो चीज़ें आप सीखते हैं। चलिए, तो थैंक यू ऋषभ, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को इस सबसे बहुत बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल जर्नी आपकी रही है। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके और आगे के अब आपके जो सफ़र के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। जल्दी आपकी जॉइनिंग आए और ज़िंदगी का ये जो अब एक नया सफ़र है, एक नया अनुभव, वो अब आपकी लाइफ में जल्दी आए और उसको आप शुरू करें। तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपकी सफलता के लिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।